नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा पे। दोस्तों, अगर आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी की कर रहे हो, चाहे आप जूनियर के लिए कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो या फिर आप सुपर टेट की कर रहे हो, हमारे चैनल पर संस्कृत की एक शानदार और बेहतरीन सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको शून्य से शिखर तक की सवारी कराई जाएगी। यानी कि 0 से लेकर 30 नंबर तक की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से मेरी गारंटी है कि 30 में 30 नंबर का पेपर जो है हमारी क्लास से फंसेगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का, ये हमारी क्लास 3 है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आएगा तो इससे ही। चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आज की जाएगी माहेश्वर सूत्रों के बारे में। देखिए, माहेश्वर सूत्रों का नाम माहेश्वर क्यों है? दरअसल ये कथा है कि महर्षि पाणिनि जो थे, उनको एक बार भगवान शंकर के दर्शन हुए और शंकर जी जब डमरू बजाते थे तो हर बार डमरू बजाने से कुछ वर्ण निकलते थे। तो उन वर्णों को उन्होंने सूत्र के रूप में लिखा। तो 14 बार उन्होंने डमरू बजाया और 14 बार ही कुछ अक्षर जो थे, कुछ वर्ण जो थे उस डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुए। और उन 14 सूत्रों को ही महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों को लिख दिया। इसीलिए उन सूत्रों को भगवान शंकर के नाम पर माहेश्वर सूत्र का नाम दिया गया है। तो माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर का अर्थ जो है भगवान शंकर जी से है। अब देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों को चतुर्दश सूत्र कहते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं। अब 14 को संस्कृत में चतुर्दश कहते हैं, तो इसीलिए माहेश्वर सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये 14 हैं। अब देखिए, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, केवल आपसे प्रत्याहार पूछे जाते हैं, तो आपको संख्या में 42 बताने हैं, क्योंकि प्रत्याहार संख्या में 42 ही होते हैं। लेकिन अगर प्रत्याहार सूत्र पूछे गए आपसे, तो प्रत्याहार सूत्र का मतलब है कि प्रत्याहार किन सूत्रों से बनाए गए हैं। तो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनाए गए हैं। तो प्रत्याहार सूत्र संख्या में कितने? 14। यानी माहेश्वर सूत्र को ही प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चतुर्दश सूत्र तो माहेश्वर सूत्र हैं क्योंकि वो 14 ही हैं, और प्रत्याहार सूत्र अगर लिखा हुआ है तो वो भी 14 ही होंगे, और खाली प्रत्याहार अगर लिखा हो तो वो संख्या में 42 होंगे। माहेश्वर सूत्रों को वर्ण सम आम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है आपके लिए, लेकिन प्रत्याहार सूत्र और चतुर्दश सूत्र, ये दो नाम जो है याद रखिएगा, माहेश्वर सूत्रों के ही हैं। अब देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों को हम लोग इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक माहेश्वर सूत्र लिखा हुआ, ये पहला माहेश्वर सूत्र है अ इ उ ण। अब इसमें आप देखेंगे जो अंतिम वर्ण है, यानी ये जो ऋण है, इसको हम लोग इत संज्ञक कहेंगे। ऐसे 14 सूत्र हैं, तो हर सूत्र में जो अंतिम वर्ण होगा उसको इत संज्ञक कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, ये याद रखिएगा कि इत संज्ञक सूत्र क्या होता है, किस सूत्र से वर्णों की इत संज्ञा होती है। तो अगर आपसे पूछे कि किस सूत्र से वर्णों की इत संज्ञा होती है, या आपसे ये पूछे कि इत संज्ञक सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे इत संज्ञक सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम का मतलब होता है अंतिम वर्ण हलंत होता है। तो यह वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब दोस्तों देखिए, जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, अभी प्रत्याहार के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन जब प्रत्याहार बनाते हैं तो जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लोप हो जाता है। और किस सूत्र से लोप होता है? तो देखिए, तस्य लोपः नामक से। देखिए, तस्य की हिंदी होती उसका, याद रखिएगा क्योंकि अनुवाद में भी आपके काम आएगा। तस्य की हिंदी होती है उसका, तो उसका लोप हो जाएगा। किसका? इत संज्ञक वर्णों का। यानी कि जो माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण है, प्रत्याहार बनाते समय उनका लोप हो जाता है, यानी उनको हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सूत्र लिखा है, माहेश्वर सूत्र आ ई ऊण, और जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इसका जो ऋणा वर्ण है वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये इत संज्ञक है। किस सूत्र से है? हलन्त्यम से है। और इसका लोप किस सूत्र से हो रहा है? तस्य लोपः से इसका लोप, यानी इसको गायब कर दिया जाता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात कि इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, तो माहेश्वर सूत्रों के जो भी अंतिम वर्ण होते हैं उनको इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब बात आती है प्रत्याहार। देखिए, प्रत्याहार का सूत्र पेपर में 2-3 बार आ चुका है, याद रखिएगा। प्रत्याहार विधायक सूत्र, यानी प्रत्याहार को प्रदर्शित करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो है आदिर अंत्येन संहिता। क्या मतलब है इसका? बहुत ही सरल। देखिए, आदिर अंत्येन संहिता में 3 शब्द हैं,
आदि, अंतेन और संहिता। अब आदि का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रारंभ। अंतेन का अर्थ क्या है? अंत। और संहिता का अर्थ क्या है? संक्षेप। यानी कि प्रारंभ और अंतिम के वर्णों को संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। प्रारंभ और अंतिम, आदि का अर्थ है प्रारंभ, अंत का मतलब है अंत, और संहिता मतलब संक्षेप। यानी प्रारंभ का वर्ण और अंतिम का वर्ण उसको संक्षेप में लिख देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रत्याहार। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रारंभ और अंतिम के वर्णों को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है, तो प्रत्याहार कहलाता है। और प्रत्याहार का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है आदि अंतेन संहिता। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल 4 माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे याद करेंगे, और ये भी हम लोग जानेंगे कि इसके याद करने का तरीका क्या है, और ये भी जानेंगे कि इसका क्या महत्व है और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला माहेश्वर सूत्र है अ इ उ ण, दूसरा ऋ लृ क, तीसरा ए ओ इंग्या। देखिए दोस्तों, ये जो तीसरे माहेश्वर सूत्र में ये वर्ण जो लिखा है इसको आप पढ़ेंगे ए, और ये जो नीचे चौथे सूत्र में लिखा है इसको आप पढ़ेंगे ऐ। तो इसमें अंतर रखिएगा, ये है ए, ये है ओ। इसी तरीक़े से चौथे सूत्र में ये है ऐ और ये है औ। तो इस तरीके से ये 4 सूत्र हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप समझिए। देखिए दोस्तों, क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 4 तक जो भी माहेश्वर सूत्र हैं उसमें सारे स्वर वर्ण सम्मिलित हैं। यानी कि ये भी एक प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की संख्या किस क्रमांक से किस क्रमांक तक है। तो याद रखिएगा, 1 से लेकर 4 तक जो भी सूत्र हैं उसमें सारे ही स्वर वर्ण सम्मिलित हैं। इसके अलावा कहीं और स्वर वर्ण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो माहेश्वर सूत्रों में 1 से 4 तक क्या है? सारे स्वर वर्ण हैं। अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है। देखिए, पहले सूत्र में अ इ उ लिखा हुआ है। तो देखिए, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि ह्रस्व स्वर होते हैं अ, इ और उ, तो अ, इ, उ जो भी ह्रस्व स्वर हैं वो पहले सूत्र में आ गए। अब ये अंतिम अक्षर कैसे याद होगा, इसका मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप केवल समझ लीजिए कि इनके लिखने का तरीका क्या है। देखिए, पहले माहेश्वर सूत्र में जो भी ह्रस्व स्वर हैं वो आ जाएंगे, तो अ, इ और उ आ गए। दूसरे माहेश्वर सूत्र में जिनमें भी री की मात्रा होती है वो, अब जैसे री की मात्रा री में तो होती ही है, तो ये तो आप याद ही रखिए। संस्कृत में एक स्वर और होता है जो हिंदी में नहीं होता, री, तो वो भी आप याद रखिएगा। री और लृ दोनों में री की मात्रा आ रही है, तो ये दूसरे माहेश्वर सूत्र में। तीसरे माहेश्वर सूत्र में ये जो 2 वर्ण आए हैं ए ओ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ये दोनों वर्ण हमारे गुण संज्ञक होते हैं। गुण संज्ञक सूत्र क्या है? जो माहेश्वर सूत्र का दूसरा सूत्र है उसमें ही जो अष्टाध्यायी का दूसरा सूत्र है उसमें ही बताया गया है कि गुण संज्ञक 2 वर्ण होते हैं, ए और ओ। और जो चौथा सूत्र में ये 2 वर्ण लिखे हैं ये हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण है। पिछले वीडियो में ये भी बताया गया था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, अभी नहीं तो इसके बाद देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये इनको लिखने का तरीका है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले माहेश्वर सूत्र में ह्रस्व स्वर आ जाएंगे, दूसरे माहेश्वर सूत्र में री की मात्रा वाले 2 स्वर आ जाएंगे, तीसरे में गुण संज्ञक सूत्र आ जाएंगे, और चौथे में वृद्धि संज्ञक स्वर आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्वरों का क्रम में पूरा हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें दीर्घ स्वर तो है ही नहीं, जैसे बड़ा आ या ई या उ। तो देखिए दोस्तों, जो बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ जिसको आप बोलते हैं वो तो उच्चारण के आधार पर अंतर है। अगर मान लीजिए ये लिखा है तो इसका मतलब आपने कम समय के लिए उच्चारण किया, लेकिन अगर लिखा हुआ है ये आ, इसका मतलब इसी का उच्चारण आपने दीर्घ समय तक कर दिया है। तो ऐसे वर्ण इसमें नहीं है, जो मूल रूप से स्वर हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब अ इ उ पहले में आ गए ह्रस्व स्वर, दूसरे में री की मात्रा वाले, तीसरे में गुण संज्ञक 2 हैं ए ओ, और चौथे में वृद्धि संज्ञक जो 2 हैं ऐ और औ, ये चौथे में आ गए। अब यहाँ पर एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, ये तो इनके लिखने का और आपके समझने का तरीका हो गया कि 3 स्वर ह्रस्व लिखने हैं पहले, फिर 2 लिखने, फिर 2 लिखने, फिर 2 लिखने, और सारे स्वर कंप्लीट हो जाएंगे 1 से लेकर 4 तक। लेकिन इनको याद करने का तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, ये अंतिम वर्ण है, इसके साथ ही आपको इसको याद करना पड़ेगा, और इसको याद करने का सबसे सरलतम तरीका है कि इसको आपको रटना पड़ेगा। और रटेंगे कैसे आप दोस्तों? तो देखिए, इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। देखिए, अ इ ऊण ऋ लृ क
ए ओ इंग्या ऐ औ च। तो आपको इसी तरीके से 7 बार इसको पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अ ई उ ऋ ऋ लृ क ए ओ इंग्या ऐ ओ छ। अ ई उ ऋ ऋ लृ क ए ओ इंग्या ऐ ओ छ। इस तरीके से आपको 7 बार पढ़ना है। जब आप 8वीं बार आएंगे 7 बार पढ़ने के बाद, तो आप इसको लिखेंगे, और जैसे ही आप लिखेंगे तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो अंतिम वर्ण है वो सारे इत संज्ञक हैं, इनमें सब में हलंत लगाना, क्योंकि पीछे हमने जाना कि इत संज्ञक का मतलब होता है अंतिम वर्ण हलंत। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीका से आपको 7 बार पढ़ना है, 8वीं बार आपको लिखना है, अंतिम वर्णों में हलंत लगा देना है, और आप देखेंगे कि आपको माहेश्वर सूत्र 1 से लेकर 4 तक बिल्कुल याद ही हो गए। और इसकी वैज्ञानिकता क्या है, समझा क्या आपने कि स्वर लिखने हैं, पहले 3 ह्रस्व स्वर लिख देने, उसके बाद 2 री की मात्रा वाली लिख देने, फिर 2 गुण संज्ञक लिख देने, और फिर 2 वृद्धि संज्ञक लिख देने। ये तो समझ लिया आपने, और रटना भी है, रट के लिखना भी है आपको। 8वीं बार आप लिखेंगे, 7 बार इसको जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे, और 100% गारंटी है कि आपको ये याद ही हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार कैसे बनते हैं? तो देखिए, प्रत्याहार में अभी आपको पीछे बताया था कि आरंभ और अंतिम के वर्णों को संक्षेप में लिखने से प्रत्याहार बनते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक अच प्रत्याहार दिया गया है, इसका मतलब है पहला वर्ण है इसका आ, और चा देखिए कहाँ है, तो यहाँ। तो यानी आ और चा के मध्य जितने भी ये वर्ण आ रहे हैं ये सारे अच प्रत्याहार में है। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, आ से लेके चा तक जो भी वर्ण थे उनको अच प्रत्याहार में हमने शामिल कर दिया, छोटा करके उनको क्या लिख दिया, अच लिख दिया। इसी को प्रत्याहार बोलते हैं कि प्रारंभ और अंतिम के वर्णों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें आने वाले वर्णों को भी लिखेंगे। और एक बात और दोस्तों, देखिए प्रत्याहार जब भी आपसे कहा जाए तो देखिए माहेश्वर सूत्रों में हर एक वर्ण केवल एक ही बार आया है, तो उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से लिखना है। माहेश्वर सूत्र अगर आपको याद होंगे तो दोस्तों आप वहीं से शुरुआत करिए जहाँ पर उसका पहला अक्षर है, और जहाँ अंतिम अक्षर है वहाँ पर उसको एंड करिए, और उसके बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उन सबको लिखेंगे। लेकिन अंतिम वर्णों को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अंतिम वर्ण हमारे इत संज्ञक होते हैं, इनको नहीं लिखना है, बाकी सारे वर्णों को लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अब एक बात आप याद रखिए, जैसे पहला प्रत्याहार है हमारा अच, तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो देखिए आ से शुरू करना है, तो जैसे ही आप पढ़ेंगे अ ई उ ऋ ऋ का ए ओ इंग्या ऐ ओ चा, तो देखिए अ ई उ अंतिम वर्ण नहीं लिखना है, री लृ अंतिम वर्ण नहीं लिखना है, ए ओ अंतिम वर्ण नहीं लिखना है, और आई और अंतिम वर्ण नहीं लिखना है। तो ये 4 और ये 3 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, तो यानी कि 3 पहले में, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, यानी कि कुल मिलाकर हमारे 9 वर्ण हो गए। और ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। अच यानी कि अच प्रत्याहार में सारे स्वर वर्ण आते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए संस्कृत में स्वरों को हम लोग अच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अच एक प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार में सारे स्वर सम्मिलित हैं। और अगर आप गिनती गिनेंगे तो देखिए यहाँ पर गिनती कितनी आ रही है, 1 2 3 पहले में है, 2 दूसरे में, 2 तीसरे में और 2 चौथे में, यानी स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में 9 है, और स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। बाकी जब स्वर के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रत्याहार है हमारा एच। अब याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि इस वर्ण को आपको ए पढ़ना है और इस वर्ण को आपको आई पढ़ना है। तो यहाँ पर हमसे एच पूछा गया, तो एच का मतलब ए से शुरुआत करेंगे, तो ए ओ इंग्या ऐ ओ चा, यानी ए ओ ऐ और ये 4 वर्ण हमारे एच प्रत्याहार में आ जाएंगे। और ये 4 वर्ण जो होते हैं ये स्वर हैं, और ये संयुक्त स्वर होते हैं, यानी कि स्वरों को दिखाने वाला प्रत्याहार तो अच है, लेकिन संयुक्त स्वरों को प्रदर्शित करने वाला प्रत्याहार एच है। अब देखिए आगे दोस्तों, एक प्रत्याहार। अब एक प्रत्याहार को ई से शुरू करेंगे, तो ई उ री लृ, तो 4 वर्ण इसमें आ जाएंगे। इसके बाद एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार क्या है? तो ए ओ और इंग्या तो यहीं आ गया, तो इसको लिखना नहीं क्योंकि इत संज्ञक है। तो एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं, ए और ओ। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी कि ए और ओ हमारे गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, यानी कि गुण संज्ञा को प्रदर्शित करने वाले, गुण संज्ञक वर्णों को प्रदर्शित करने वाला जो प्रत्याहार है वो हमारा एंग प्रत्याहार है। इसी तरीके से अगर हम लोग एच
प्रत्याहार को देखें तो उसमें ऐ और औ ये दो वर्ण आ जाएंगे, और चा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो इत संज्ञक है तो उसका लोप हो जाता है। तो यानी कि अब ऐ और औ जो है वो हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण है, यानी कि वृद्धि संज्ञक को दिखाने वाला प्रत्याहार कौन सा है, वो हमारा ऐच है। अब इसके बाद भी हम लोग देखेंगे अक प्रत्याहार, तो देखिए अ ई ऊण री ऋक, यानी आ से शुरू करना है और हमको का तक लिख देना है। तो अ लिखेंगे, ई लिखेंगे, उ लिखेंगे, इसको लिखेंगे नहीं णा को क्योंकि इत संज्ञक है, री लिखेंगे, रि लिखेंगे, तो ये 5 वर्ण हमारे अक प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके आगे के जो भी मास्टर सूत्र हैं वो हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करिए घर पर, 7 बार आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ना है। अ ई ऊण ऋ ऋक ए ओ इंग ऐ ओ चा, इस तरीके से 8वीं बार आपको लिखकर देखना है। अंतिम वर्णों में आपको हलंत लगाना है। कोई भी डाउट हो, जरा भी कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न जो भी आपका हो उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको अपलोड होने वाले वीडियोस समय पर उपलब्ध होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।